हेलो एवरीवन। पहले तो मैं आप सभी लोगों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई होप कि आपका सबका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है और आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे हो। साथ ही साथ आप जो प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना होता है वो भी कर रहे होंगे। सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने 2024 में प्रीलिम्स दिया है उनको भी, और जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आज हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड PYQ, जिसका आंसर मैंने खुद ने लिखा है, तो वो देखते हैं। आप लोग भी, मैं क्वेश्चन अपलोड करती हूँ, एटलीस्ट 1 या 2 आंसर तो लिख कर देखा करें। जो लोग लिखते थे वो भी लिखना छोड़ दिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? कंटिन्यूसली लिखते रहो, चाहे आज चेक हो जाएगा, कल चेक हो जाए, लेकिन हो ही जाएगा। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। डेली प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे, वरना आप कैसे इम्प्रूव करोगे। और जैसे ही आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपको पता भी चलेगा कि मेंस के लिए कैसे नोट्स की रिक्वायर्ड होती है, मतलब कैसे आपको नोट्स बनाने चाहिए, ये आपको समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं, डिले नहीं करते हैं। मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं एक एस्से पे वीडियो बनाऊंगी कि एस्से कैसे चूज़ करना चाहिए, कौन से टॉपिक उठाने चाहिए एस्से के लिए, और किस तरह से एस्से लिखना चाहिए, उसके लिए कंटेंट, ये सब, इसका प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। और वो वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हो, यही मैं ध्यान में रख के उसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है 1-2 दिन में उसको मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं टॉपर्स के भी जो एस्से है उसको एनालिसिस कर रही हूँ। क्योंकि देखो अभी के हो सकता है जो अनुदीप दुरु शेट्टी जो 2018 आई थिंक 2017 के टॉपर्स हैं, तो उनका ऐसे और आज वाले जो हमारे 2023 के जो टॉपर हैं उनका ऐसे थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इवोल्यूशन होता है ना हर चीज़ में, तो वही देख रही हूँ मैं। पता चलना चाहिए कि हाँ कैसे इससे लिख रहे हैं लोग, ताकि हमको भी उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। पहले एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आपको इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं एग्रीकल्चर के, जैसे मैंने आपको बताया था, पूरा लिख के एक वीडियो भी बनाया है मैंने उसके ऊपर, तो वही टॉपिक, जैसे कि अभी फूड प्रोसेसिंग के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, PDS के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, MSP के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसी टॉपिक को अच्छे से करना है। इसी टॉपिक से इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना चाहिए, उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, ये समझ में आएगा। तो जो टॉपिक न्यूज़ में रहते हैं उससे रिलेटेड ही हमें प्रिपेयर करना होता है। एग्रीकल्चर का बेसिक आपको पता होना चाहिए, बाकी तो जो न्यूज़ में है उसी को आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, ये 2 वाला ऊपर आ गया। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये मैंने खुद से लिखा है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा है वो मैंने मोस्टली यूज़ किया है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं बट हाँ कोशिश तो की है। तो ये 22 का क्वेश्चन है, इलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। बहुत ईजिली डायरेक्टली सिलेबस में दिया है कि इसका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या स्कोप एंड सिग्निफिकेंस है इंडिया में। ये डायरेक्टली हमारे सिलेबस में दे रखा है, ये वर्ड्स। ठीक है, तो ये 150 वर्ड्स में ये क्वेश्चन लिखना था। तो यहाँ पे मैंने इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। एंड द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट नियरली 10.54% एंड 11.57% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये जो है इसका फुल फॉर्म, इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर रिस्पेक्टिवली। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10.54% करता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 11.57% कंट्रीब्यूट करता है ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। ठीक है, इन 2022 एंड 21 का ये डाटा है एट 2011-12 के प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो ये यहाँ पे मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन किया। वैसे तो आप बोल सकते हो ये सनराइज इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और हमारी जो इंडिया है वो 5th रैंक, मतलब सॉरी, इंडिया की 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हो आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने स्कोप एंड सिग्निफिकेंस जैसे बोला है उन्होंने, वही यहाँ पे सब हेडिंग दी है। सॉरी, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या है वो यहाँ पे ये करना है हमें। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन है, तो वो यहाँ पे मैंने डाटा दिया है कि ये 2020 का जो ये सेक्टर जो है हमारा फूड प्रोसेसिंग अकाउंटेड 9 to 10% ऑफ जीडीपी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इतना हमारे जीडीपी के मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है ये सेक्टर। जैसे एग्जांपल है अमूल है, आईटीसी है। जो अमूल के तो आप प्रोडक्ट ग्लोबली ये ब्रांड ही बन चुका है अमूल, तो ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी में। सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ये इम्पॉर्टेंट थिंग है, मतलब यही सिग्निफिकेंस है इसका कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जैसे कि अमूल एम्प्लॉयज़ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन इट्स फैक्ट्रीज वर्किंग, ये भी लिख सकते हो आप। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैंने सिग्निफिकेंस में लिखा है कि रिड्यूसिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड इम्प्रूविंग फार्मर्स इनकम। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग होती है तो देखो हम टमाटर जो पोटैटो होते हैं एक लंबे टाइम के लिए उसको स्टोर करके रख नहीं सकते हैं, है ना। तो उसको क्या कर सकते हैं हम, टोमेटो का ये बना सकते हैं, सॉस बना सकते हैं, पोटैटो से हम चिप्स बना सकते हैं। तो वो लॉन्ग टाइम के लिए उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो टमाटर और जो हमारे पोटैटो है उनका वेस्ट नहीं होगा। तो यही रिड्यूस करता है हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि मदर डेयरी है, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल को स्टोर करके रखते हैं। हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्टेज, एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल फ्रूट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको टमाटर और पोटैटो का एग्जाम्पल दिया था। फोर्थ है यहाँ पे फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। फूड जैसे कि हमारे आप देखा होगा काफ़ी माल न्यूट्रिशन का, अंडर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हम खाते पीते अच्छा खासा है, लेकिन आजकल हम घर में ज़्यादा रहते हैं, मतलब धूप में ज़्यादा जाते नहीं है, और या सनलाइट आती ही नहीं है। बिल्डिंग इतने हाई होते हैं कि सनलाइट अंदर आती ही नहीं है। तो इसकी वजह से हमारे अंदर विटामिन की कमी होती है, विटामिन डी, विटामिन भी बोल सकते हो आप उसका प्रोनाउंस, विटामिन डी की कमी हो सकती है, विटामिन ई की कमी हो सकती है। तो वो कहाँ से हम कमी पूरी कर सकते हैं, जैसे कि फूड फोर्टिफिकेशन जो होता है उससे हम ये कमी जो है वो कम कर सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा भी ये किया जा सकता है। जैसे कि फोर्टिफाइंग फूड्स विद इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एड्रेसिंग इश्यूज लाइक माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है मैंने, पतंजलि जो है हैव इंट्रोड्यूस फोर्टिफाइड व्हीट फ्लोर, एडिबल ऑयल जो खाने का ऑयल होता है, उसमें भी उन्होंने वाइटामिन्स का इंट्रोडक्शन किया है फोर्टिफाई करके फूड को। आपको पता है फोर्टिफिकेशन कैसे होता है, ये साइंस का सब मतलब कंसेप्ट है, आपको वहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो चुके हैं यहाँ पे। सिग्निफिकेंस ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है। फिफ्थ सिग्निफिकेंस ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, एफडीआई, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली ऑटोमेटिकली अलाउड कर दिए गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। जैसे गवर्नमेंट हैज़ अलाउड 100% एफडीआई इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एफपीआई का मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एग्जाम्पल कंपनीज लाइक नेस्ले है, कोका कोला है, हैव मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट सपोर्ट करता है इस इंडस्ट्रीज़ को। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, तो ये इस योजना का एम ये है कि क्रिएटिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट सप्लाई चेन, ये सब इस योजना का ये एम है।
और अदर अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखा जाए तो ये है मेगा फूड पार्क्स सच एज पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क इन हरिद्वार में है ये। और जैसे बहुत सारे 24 मेगा फूड पार्क्स हैं इंडिया में। तो इसमें से मैंने 2 एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है कि श्रीनी फूड पार्क जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और वैसे इंडिया में 24 मेगा फूड पार्क्स हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो इसका, मतलब जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसमें चैलेंजेस देखा जाए तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन है। जो सप्लाई चेन होनी चाहिए जैसे कि रॉ मटेरियल, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, रॉ मटेरियल को फिर हम पहले उसको एक्वायर करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग करके उसको फिर वो अच्छी खासी फूड प्रोसेसिंग करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर वो रिटेल शॉप पे जाता है, फिर वो कंज्यूमर के पास जाने लगता है। इस तरह से प्रोसेस होती है ना। तो ये सप्लाई चेन जो है वो फ्रैगमेंटेड है। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आगे की चीज़ें, मतलब आगे की प्रोसेस नहीं होती है। तो ऐसे ये सप्लाई चेन भी फ्रैगमेंटेड है। लैक ऑफ स्किल लेबर की कमी है यहाँ पे, ये एक चैलेंजेस है इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। और नेक्स्ट फ्लक्चुएटिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस। जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस होते हैं वो अप डाउन होने लगते हैं, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम इस तरह से होने लगते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है। तो यहाँ पे कैसे एड्रेस कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंक्लूजन के तौर पे, हाउएवर द फोकस ऑन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस इज क्रिएटिंग new opportunity for growth and it would help to achieve SDG goal 1 no hunger by 2030। तो ये इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे वे फॉरवर्ड में मैंने डायरेक्टली कंक्लूजन में ऐड कर दिया है, या तो आप अलग से लिख सकते हो यहाँ पे वे फॉरवर्ड डाल के, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, सस्टेनेबली जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो, ये सब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 250 मार्क का है, ये भी 22 का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, पहले तो कंसेप्ट मैंने जैसे बोला ना, आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए इसमें, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सेम पूछा है कि यहाँ पे व्हाट आर द मेन bottlenecks in upstream and downstream process of marketing of agricultural products in India। तो ये सेम ही है प्रोसेस, बस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। ये मार्केट में कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मतलब ये बेचते हैं, खरीदते हैं, मतलब बेचना मतलब नहीं, एक प्रोसेस होती है, ये मैं आगे समझाऊंगी आपको। एक डायग्राम भी निकाली है मैंने यहाँ पे ताकि समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। बॉटलनेक्स का मतलब होता है रुकावटें, क्या क्या रुकावटें हैं इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग में। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने सिंपल डेफिनेशन के साथ स्टार्ट किया है। अपस्ट्रीम प्रोसेस जो है वो रेफर्स टू द इनिशियल स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप पहले रॉ मटेरियल खरीदी करोगे, फिर उसको एक्वायर करोगे, फिर उसको स्टोर करोगे, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर उसकी यहाँ पे उसका पैकेजिंग होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर यहाँ पे रिटेल पे आएगा। रिटेल शॉप जो होते हैं ना, हमारे पास जो आसपास में शॉप होते हैं जहाँ पे हम ग्रॉसरी और ये सब खरीद सकते हैं, तो वैसे शॉप से हम फिर वो कंज्यूमर के हाथ में चला जाता है, इस तरह से होता है। तो ये जो इनिशियल स्टेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग तक, रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चर करने तक, इसको अपस्ट्रीम प्रोसेस कह सकते हैं हम। रेफर्स टू द इनिशियल स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन वेयर रॉ मटेरियल्स आर सोर्स acquired and transported to manufacturing facilities, whereas downstream process encompass the final stages of the supply chain where finished products are distributed to customers। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बोली है। अब ये डेफिनेशन को आपको यहाँ पे समझा देती हूँ नीचे। हाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब है। मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ रॉ मटेरियल, मान लीजिए आपने पोटैटो खरीदे, यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा, उसको सप्लाई यहाँ पे सप्लाई किया, यहाँ से सप्लायर लेके जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पे उसको मैन्युफैक्चरिंग
किया जाएगा इनटू अनदर फूड फॉर्म में। तो वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, पोटैटो के यहाँ पे चिप्स बनेंगे और वो चिप्स को यहाँ पे पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग होने के बाद यहाँ पे ही मैन्युफैक्चर में ही पैकेजिंग होती है, फिर बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले जाएगा। और हो सकता है ये सुपरमार्केट में मिल जाए आपको, हो सकता है अदर कहीं किसी स्टोर में मिल जाए। तो ये फिर अगर वो स्टोर में जाते हैं तो फिर डायरेक्टली कंज्यूमर के पास आ जाता है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद से जो डिस्ट्रीब्यूशन होके कंज्यूमर के पास तक जाता है उसको डाउन स्ट्रीम बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम। और ये जो रॉ मटेरियल से सप्लायर से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक जाता है उसको अप स्ट्रीम बोला जाता है। तो अगर आपको जब तक याद ना रहे तब तक आप ऐसे डायग्राम काटते रहते ड्रॉ करते रहना, ताकि वो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, ये 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम्स निकाली है। नेक्स्ट है अपस्ट्रीम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। रिक्वायरमेंट्स इसमें क्या होती है, रॉ मटेरियल सोर्स लगता है। ठीक है, जैसे कि हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल लाइक मीट, मिल्क, एग जो होते हैं इनकी अच्छी खासी क्वालिटी के मात्रा में लगते हैं। देखो, जब मिल्क आप खरीदते हो तो उसको प्रोसेस करोगे तो उसके बाद क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं आपको। मिल्क से अगर आप प्रोसेस कर सकते हो तो देखो यहाँ से मिल्क से आपको एक तो योगर्ट मिलेगा। ठीक है, फिर मिल्क से और क्या क्या बनता है, पनीर बनता है, चीज़ बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, वो प्रोसेस किया हुआ फूड होता है, राइट। वैसे ही एग से भी बाकी काफ़ी चीज़ें में एग्स को यूज़ किया जाता है, जैसे केक में यूज़ किया जाता है। कि मीट जो है वो हम आजकल फ्रोज़न मीट भी बना रहे हैं ताकि लंबे टाइम तक उसको फ्रोज़न रख के हम बाद में उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर मिल्क, व्हीट, राइस। ये इसमें हम अच्छा खासा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे अपस्ट्रीम की रिक्वायरमेंट्स, तो क्वालिटी कंट्रोल होती है, एंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स, रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए रॉ मटेरियल्स की, इंस्पेक्शन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सॉरी। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है मैंने 62 मोबाइल्स टेस्टिंग लैब्स अलॉन्ग विथ अपग्रेड 52 टेस्टिंग लेबोरेटरीज बाय FSSAI। ये तो आपको पता ही होना, इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और ये कब फॉर्म की गई थी ये भी बताना आप, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड, अगर अपस्ट्रीम का रिक्वायरमेंट देखा जाए तो वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स होना चाहिए, एंड एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्रूशियल है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अगर अच्छा होगा तो फूड वेस्टेज का भी जो खतरा होता है, रास्ते में जो गिरते गिरते जाता है वो नहीं होगा और टाइम पे भी पहुंच जाएगा। और जो एडिक्वेट फैसिलिटीज़ अगर होती है स्टोरेज रखने की, वहाँ पे अगर यहाँ होते हैं ना, अगर अच्छे खासे गोडाउन नहीं होते हैं इस तरह से रखने के लिए गोडाउन बनाए जाते हैं, अगर वो अच्छे खासे नहीं होते हैं, वेल मैनेज्ड नहीं होते हैं, तो उसमें चूहे और ये सब आधा अनाज तो वही गायब कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी भी इसमें इम्पॉर्टेंट होती है अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स में। कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लाइक प्रोसेसिंग फैसिलिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग, इक्विपमेंट, ये सब टेक्नोलॉजी के द्वारा हम जान सकते हैं। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स देखो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे अपस्ट्रीम लिखा, कॉलम कर दिया, यहाँ पे आप डाउनस्ट्रीम इस तरह से, और यहाँ पे अपस्ट्रीम के रिक्वायरमेंट, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम के रिक्वायरमेंट, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। और इससे काफ़ी कम टाइम भी लगता है और पेस भी कम लगता है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके रिक्वायरमेंट्स, तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग होनी चाहिए। जैसे पैकेजिंग में यहाँ पे हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज एंड डैमेज। जो फूड है हमारा जो प्रोसेस हुआ होता है उसको डैमेज नहीं होगा अगर अच्छा खासा पैकेजिंग किया होता है, तो स्पॉइलेज नहीं होगा, जैसे आलगी, फंगा ये सब नहीं लगेंगे उसको। ठीक है,
और लेबलिंग में ये होता है कि कंज्यूमर को जो होते हैं, कस्टमर जो होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस प्रोडक्ट में कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है, कि कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं, इसकी एक्सपायरेशन जो डेट है वो कब की है, कब तक हम इसको खा सकते हैं। ये सब लेबलिंग की वजह से हमें पता चलता है। और आपने देखा ही होगा कि हर चीज़ पे वो लिखा हुआ आता है, और यहाँ पे हमारे जो FSSAI है उसका लोगो भी होता है, ठीक है। तो ये लेबलिंग इम्पॉर्टेंट होती है डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स में। और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट होती है, ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट टू रिटेलर्स एज वेल एज मार्केटिंग प्रोमोटिंग फूड प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स। ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 रिटेलिंग मतलब जहाँ पे हम खरीदते हैं। प्रोसेस ऑफ सेलिंग फूड प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स, एग्जाम्पल ई कॉमर्स, सुपर मार्केट्स, ग्रॉसरी स्टोर्स, ये रिक्वायर्ड है। कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट में। तो नेक्स्ट जैसे हमारे क्वेश्चन में डिमांड है कि इनके बॉटलनेक्स क्या है, मतलब इनमें रुकावटें क्या क्या है, अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में क्या क्या रुकावटें हैं, तो वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखे हैं, ये अभी जैसे बोला था मैंने कॉलम्स करने के लिए, तो उस तरह से मैंने यहाँ पे एड्रेस किया है। अपर स्ट्रीम में बॉटलनेक्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं, मतलब लोगों के पास बहुत कम मात्रा में। यहाँ पे एक इकोनॉमिक सर्वे हमारा जो अभी 24 एंड 25 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बोला गया है कि 0.9% मतलब 1 या 2 हेक्टर लैंड एक किसान के पास है, किसान के हाथ में है इतनी सी लैंड। तो वो कैसे मतलब इससे प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, नहीं निकलेगा ना इतना सारा प्रोडक्शन। 1 या 2 हेक्टर से कितना आप निकालोगे प्रोडक्शन, नहीं निकाल सकते ज़्यादा। तो इससे क्या होगा कि लोअर प्रोडक्शन होता है। ये एक मतलब बॉटलनेक है इसमें अपस्ट्रीम में, जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल्स मिलता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्सेस टू मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। कुछ किसान जो होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वो ऐप और ये सब फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो उनको इन्फॉर्मेशन की कमी होती है उनके पास कि कब मार्केट में अच्छा खासा प्राइस चल रहा है, कब मार्केट में वो प्राइस गिरने वाला है। ये इसकी मतलब उनको जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कम होती है। तो इससे क्या होता है कि अगर पेरिशेबल फूड वो बेचने लाए होंगे तो वो तो वेस्ट हो जाएगा टाइम पे नहीं बेचने की वजह से, या तो कम पैसों में उनको देना पड़ेगा, इस तरह से लॉस होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि महाराष्ट्र के जो फार्मर्स है तो ये इस तरह का इशू है, इस तरह का बॉटलनेक्स वो फेस करते हैं, ठीक है। थर्ड यहाँ पे इनएडिक्वेट स्टोरेज स्टोरेज फैसिलिटीज़ ही नहीं है। पुअर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, मतलब अगर खेत में से धान आप हार्वेस्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो वहाँ से आपको मार्केट तक ले जाने के लिए आपके पास स्टोरेज होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो वो स्टोरेज जो होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ पे बोला एक नीति आयोग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 20% जो है अप्रोक्सीमेटली 20% लॉस होता है आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट। जो हम हार्वेस्ट करते हैं ना, धान का हार्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद का जो लॉस होता है वो 20% है। और लगभग कितना लॉस होता है इंडिया में, 90,000 करोड़ का लॉस होता है हर साल, ये बताया है हमारी इकोनॉमिक सर्वे ने, ठीक है। तो 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने। ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ होते हैं अपस्ट्रीम में, जहाँ पे रॉ मटेरियल हम लाते हैं, फिर सप्लाई करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग में वो जाता है, तो वहाँ पे ये इशू फेस किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इशू। जैसे पुअर रोड कनेक्टिविटी होती है, तो इस वजह से वो रास्ते में थोड़ा गिरने लगता है। नॉट अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, कभी कभी जो विलेज वाले लोग होते हैं उनको विलेज से शहर में लाना पड़ता है। APMC जो होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जो है, वो
शहरों में होता है, तो वो गांव से शहरों में लाने तक उनको ज़्यादा कॉस्ट लगता है, तो इस वजह से भी वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं फार्मर्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ये ज़्यादा तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश के जो फार्मर हैं उनके लिए, मतलब वो लोग ज़्यादा तो फेस करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर डाउन स्ट्रीम में देखा जाए बॉटलनेक्स मतलब प्रॉब्लम्स, रुकावटें अगर देखा जाए तो वो है मोनोपोली ऑफ एपीएमसी मार्केट। जो एपीएमसी मार्केट है उनकी मोनोपोली जो है ज़्यादा तो महाराष्ट्र में देखी जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एपीएमसीज होती है वो मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट को कंट्रोल करती है, और इससे क्या होता है, एक तो ये हेवी जो ये होती है फीस होती है वो ज़्यादा इम्पोज करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। ये महाराष्ट्र में ज़्यादा तो देखा जाता है। और सेकंड अगर देखा जाए यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में अगर रुकावट देखी जाए तो वो है लिमिटेड मार्केट एक्सेस फॉर स्मॉल फार्मर्स। जो स्मॉल फार्मर जिसके पास 1 या 2 हेक्टर लैंड है, उनके लिए जो बड़े मार्केट होते हैं उनका एक्सेस पाना बड़ा मुश्किल होता है। इतना सा तो उनका प्रोडक्शन होता है, या 2-4 थैले उनके पास अगर रॉ मटेरियल है किसी भी चीज़ का ले लो, वीट का ले लो, राइस का ले लो, या अदर चीज़ का भी ले लो, तो वो बड़े मार्केट को एक्सेस कैसे करेंगे, कर नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है कि केरला's फार्मर स्ट्रगल टू मीट स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक्सपोर्ट मार्केट्स हो, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन हो, वहाँ पे ये एक्सेस नहीं कर पाते हैं। थर्ड यहाँ पे डाउन स्ट्रीम बॉटलनेक देखा जाए तो वो है कंज्यूमर अवेयरनेस एंड मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स। कंज्यूमर मतलब जो हम खरीदने वाले जो लोग होते हैं ना, तो ये मराठी आ रहा है बीच बीच में, तो इसीलिए अभी किसी से मैंने मराठी में बात की थी थोड़ी देर पहले, तो इस वजह से मेरे मुंह में मराठी आ रही है। तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। अगर अच्छे से स्टैंडर्डाइज आप लेबलिंग नहीं करते हो, पैकेजिंग नहीं करते हो, उसके ऊपर अच्छे से जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में लिखते नहीं हो, तो ये कंज्यूमर के लिए बहुत मुश्किल जाता है। तो ये एक बॉटलनेक है डाउन स्ट्रीम में। नेक्स्ट है प्राइस फ्लक्चुएशन एंड वोलेटिलिटी, मतलब प्राइस कम ऊपर कम ज़्यादा होती है, तो ये भी एक ये डाउन स्ट्रीम में प्रॉब्लम है, मतलब रुकावट है। तो इस तरह से मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आप भी लिख सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट लिखने के लिए है, बट वर्ड्स की लिमिट भी होती है और जगह की भी लिमिट्स होती है, तो हमें जितना हो सके उतना कंसाइज लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये 250 वर्ड्स में था इसलिए मैंने इतना ज़्यादा लिखा है, तो नहीं तो इसको भी आप कंसाइज कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना था तो इसलिए मैंने थोड़ा इलेबोरेट करके लिखा है। ठीक है, तो लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हो, बाय एड्रेसिंग दीज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बॉटलनेक्स द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया कैन बिकम मोर एफिशिएंट, ensuring better returns फॉर फार्मर्स एंड मोर अफोर्डेबल प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स। तो इस तरह से भी आप एड्रेस कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 2 आंसर्स एक्सप्लेन किए हैं, मैंने खुद ने लिखे और फिर एक्सप्लेन किए हैं। तो प्लीज़ आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, एक दिन की प्रोसेस नहीं है ये, काफ़ी टाइम लगता है अच्छा आंसर लिखने के लिए, और इसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड होती है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, बिल्कुल काफ़ी मटेरियल के पीछे मत भागिए, 1 या 2 सोर्स फॉलो करें, हार्डली तो 1 ही सोर्स फॉलो करें। कोई भी कोचिंग मटेरियल हो सके या कोई कुछ भी आप जो भी फॉलो कर रहे हो, बस स्टिक टू द 1 सोर्स, ओके, वरना तो आप सिर्फ मटेरियल कलेक्टर ही बन जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, आप प्लीज़ आंसर लिख के वहाँ पे अपलोड करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।